हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और आज हम आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास को पढ़ने से पहले हम देखते हैं इतिहास आखिर है क्या। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और वही घटनाएं सच मानी जाती हैं या मानी जाएंगी, जिसके बारे में हमारे इतिहासकारों ने लिखित प्रमाण दिए। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और वही घटनाएं सच मानी जाएंगी, जिसके बारे में हमारे इतिहासकारों ने लिखित प्रमाण दिए हैं। अब देखते हैं कि हमारे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। नंबर 2, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अगर इन तीनों भागों में देखें, सबसे लंबा काल प्राचीन भारत का ही था और आज हम स्टार्टिंग प्राचीन भारत के इतिहास से करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ने से पहले हम सबसे देखते हैं प्राचीन भारत को जानने के स्रोत से। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, और इन स्रोतों में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश के नाम क्या क्या हैं। प्राचीन भारत के स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश के नामकरण के बारे में। हमारे देश के प्राचीन नामकरण के बारे में।
अगर हम देखें तो हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यवर्त है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यवर्त है और ये आर्यवर्त नाम हमें आर्यन से मिला। आर्यन से मिला और हमारे देश में आर्यंस का आगमन 1500 BC में होगा। 1500 BC में हो और ये आर्यंस देखते हैं ये निवासी कहाँ के थे। आर्यंस निवासी मध्य एशिया के थे। और आर्यंस के बारे में तो देखते हैं तो हमें जानकारी मिलती है मैक्स मुलर के अनुसार। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यंस मध्य एशिया के निवासी थे मैक्स मुलर के अनुसार ही जब हमारे देश में आर्यंस का आगमन हुआ, हमारे देश में आर्यंस का आगमन हुआ तो इन्होंने उत्तर और उत्तर पश्चिम भूभाग पर अधिकार कर लिया। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यंस मध्य एशिया के निवासी थे। जब हमारे देश में आर्यंस का आगमन हुआ तो इन्होंने उत्तर और उत्तर पश्चिम भूभाग पर अधिकार कर लिया। अब देखते हैं हमारे देश का नाम आर्यंस ने आर्यवर्त कैसे रखा। आर्यवर्त लोग जो हमारे देश में आते हैं तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान तथा पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में पश्चिमी गंगा तट। इस पूरे भूभाग पर आर्यंस लोग अधिकार कर लेते हैं और इसी पूरे भूभाग को आर्यवर्त कहते हैं और इसी आर्यंस ने हमारे देश का नाम आर्यवर्त रखा और इसी से हमारे देश के आर्यवर्त नाम के बारे में जानकारी मिली। आर्यवर्त से भी पहले हमारे देश का नाम एक और मिलता है और ये नाम आर्यंस लोगों ने ही दिया। चलिए देखते हैं वो क्या नाम दिया आर्यंस ने।
आर्यवर्त से भी पहले जब हमारे देश में आर्यंस का आगमन हुआ तो आर्यंस ने हमारे देश के उत्तर पश्चिम भूभाग पर अधिकार किया और इसी भूभाग को इन्होंने सप्तसेंधा प्रदेश कहा। सप्तसेंधा प्रदेश कहा। इसी से हमारे देश का नाम सप्तसेंधा भी मिलता है और ये सप्तसेंधा नाम आर्यंस लोग ही रखते हैं। और इसी सप्तसेंधों के बाद हमारे देश में वैदिक काल की शुरुआत होती है और वैदिक काल में हमारे वेदों की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में हमारे दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना हुई। सप्तसेंधों के बाद वैदिक काल की शुरुआत हुई। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में हमारे दो बड़े महाकाव्य उत्तर वैदिक काल में दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है और इसी महाभारत से हमारे देश का एक और नाम मिलता है। चलिए देखते हैं हमारे देश का क्या नाम मिला। नंबर 2, महाभारत में हमारे देश के नाम का उल्लेख महाभारत से हमारे देश का
एक और नाम मिलता है। महाभारत से हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है। महाभारत में हमारे देश का भारतवर्ष नाम से उल्लेख किया गया है। और यह भारतवर्ष नाम हमें महाभारत से कैसे मिला? यह भारतवर्ष नाम हमें महाभारत के ही दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगर हम जैन मान्यता की बात करें तो जैन धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इनके दो पुत्र थे, बड़ा बेटा भरत और छोटा पुत्र गोमटेश्वर। और इसी बड़े बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे देश का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र ऋषभदेव के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा भरत और छोटा पुत्र गोमटेश्वर। और इसी भरत के नाम पर जैन धर्म के अनुसार हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये गोमटेश्वर की बात करें तो गोमटेश्वर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी पहले हमारे देश की सबसे बड़ी मूर्ति गोमटेश्वर की थी, जो इसमें कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर स्थित है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी पहले हमारे देश की सबसे बड़ी मूर्ति गोमटेश्वर की थी, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर स्थित है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी पहले हमारे देश की सबसे बड़ी मूर्ति गोमटेश्वर की थी, जो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर स्थित है। अब देखते हैं हमारे देश का एक और नाम मिलता है हिंदुस्तान, और वह हिंदुस्तान नाम हमें कैसे मिला, देखते हैं हिंदुस्तान नाम के बारे में। नंबर 3, हमारे देश का हिंदुस्तान नाम के बारे में। अगर हमारे देश के हिंदुस्तान नाम के बारे में देखें तो हिंदुस्तान नाम हमें पार्सियंस से मिला, और ये पार्सियंस फारस के निवासी से। हमारे देश का हिंदुस्तान नाम पार्सियंस से मिला, और ये पार्सियंस निवासी कहाँ के थे? फारस के। ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था, ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था, और यही फारस का शासक की बात करें तो शासक यहाँ का हकामनी वंश का शासक हकामनी वंश का शासक डेरेसियस या डेरियस प्रथम, डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम था। अब ये देखते हैं इन पार्सियंस लोग ने तो हिंदुस्तान का, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान तो रखा, पर ये कैसे रखा? ये पार्सियंस लोग जो थे, तो ये लोग हिंदी भाषा में सा को हा कहते थे, और इसी हा से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। वो देखते हैं कैसे हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। जब हमारे देश में पार्सियंस का आगमन हुआ, तो इन्हीं पार्सियंस लोगों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और इसी सिंधु से
हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और ये पार्सियंस लोग हमारे देश में कैसे आते हैं? जब हमारे देश में प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ, और प्रथम विदेशी आक्रमण पार्सियंस लोगों ने ही किया था। प्रथम विदेशी आक्रमण इन्हीं पार्सियंस लोगों ने ही किया, और इन्हीं पार्सियंस लोगों ने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा, क्योंकि ये लोग सा को हा कहते थे, और इसी से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्योंकि ये लोग जब हमारे देश में आते हैं तो हमारी सिंधु नदी को सबसे पहले ये लोग हिंदू कहते हैं, और इसी हिंदू से हमारे देश का नाम ये लोग हिंदुस्तान रखते हैं। अब देखते हैं, हमारे देश का एक और नाम मिलता है, वो नाम है इंडिया। और यह इंडिया नाम हमें कैसे मिला, ये भी देखते हैं। इंडिया नाम हमें द्वितीय विदेशी आक्रमण से मिला, और द्वितीय विदेशी आक्रमण ग्रीक यूनानियों ने किया, और इन्हीं यूनानियों ने हमारे देश को सबसे पहले देश की नदी सिंधु को इंडस कहा, और इसी इंडस नदी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। और इसी नंबर 3 पे देखते हैं, चार है इंडिया हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? जब हमारे देश पर द्वितीय विदेशी आक्रमण, सेकेंड विदेशी आक्रमण ग्रीक यूनानी ने किया, ग्रीक यूनानी ने किया। और ये शासक इसका कौन था? सिकंदर। और सिकंदर जब हमारे देश में आता है तो सबसे पहले सिकंदर ही हमारे देश की सिंधु नदी को इंडस कहता है, और इसी इंडस से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ता है। सेकंड विदेशी आक्रमण ग्रीक यूनानी ने किया, सिकंदर शासक। हमारे देश पर सेकेंड विदेशी आक्रमण यूनानी ने किया। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले हमारी सिंधु नदी को
कहा और इसी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब ये तो हो गए हमारे देश के नाम के बारे में। अब इसके बाद हमारे देश के कई और अन्य नाम मिलते हैं जो आगे आने वाले क्लास में हम पढ़ते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत में हमें पढ़ना क्या क्या है। प्राचीन भारत में हमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। प्राचीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाषाण काल, नंबर 2 पे पढ़ेंगे वैदिक काल, नंबर 3 पे पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, नंबर 4 पे महाजनपद काल, नंबर 5 पे मौर्य काल, नंबर 6 पे मौर्योत्तर काल, नंबर 7 में गुप्त काल, नंबर 8 पे गुप्तोत्तर काल, नंबर 9 पे नहीं सॉरी गलती हो गई, नंबर 5 पे आएगा धार्मिक काल, ये नंबर 6 पर आएगा मौर्य काल, नंबर 7 पे मौर्योत्तर काल, नंबर 8 पे गुप्त काल और नंबर 9 पर गुप्तोत्तर काल और नंबर 10 पे आएगा पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल और पूर्व मध्य काल में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 पर पढ़ेंगे राजपूतों का इतिहास और नंबर 2 पर पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास। नंबर 10 पर पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास। अब पाषाण काल शुरू करने से पहले हम प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले पढ़ना है और इसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे पाषाण काल की। और पाषाण काल के बाद हम सीक्वल से चलते चलेंगे। इसके बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद में महाजनपद काल और इसके बाद में धार्मिक काल। इसके बाद में धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस जो हमें पढ़नी है प्राचीन भारत में पाषाण काल के पहले। पाषाण काल के पहले हम बात करें तो हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी। नंबर 1 पर पढ़नी है हमें, ये भी आएगा प्राचीन भारत को जानने के स्रोत के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है। नंबर 1 को पढ़ना है हमें धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ,
ऐतिहासिक ग्रंथ। नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। और नंबर 4 पे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब देखते हैं धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमें सबसे पहले वेद, फिर आते हैं पुराण, वेद के बाद आएंगे वेदांग, फिर इसके बाद पढ़ेंगे पुराण, फिर इसके बाद उपनिषद। और इसके बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में हम देखते हैं इस ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हम प्रमुख लेखकों की पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे, बुक्स के बारे में, इतिहासकारों की बुक्स के बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आगम, नंबर 2 पढ़ेंगे जातक, फिर पढ़ेंगे अष्टाध्यायी, फिर पढ़ेंगे राजतरंगिणी। अब विदेशी यात्रियों के विवरण में देखें तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हमें नंबर 1 पर पढ़ना है चीनी लेखक, और नंबर 2 पर यूनानी या रोमन लेखक। और नंबर 3 पर अरबी लेखक। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की बात करें तो इसमें हमें अभिलेखों के बारे में पढ़ना है। और अभिलेख की बात करें तो सबसे पुराने अभिलेख हमें अशोक के ही अभिलेख मिलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अभिलेख, सारे अभिलेखों के बारे में। अब हम शुरुआत करेंगे धर्म ग्रंथ में। धर्म ग्रंथ में वेद से स्टार्टिंग करते हैं। वेद में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। वेद, जैसा कि हम सभी जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। और वेद के रचयिता हम सभी जानते ही हैं, रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या 4 है और इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। और वेदों की संख्या 4 है। इसमें देखते हैं कौन कौन से वेद हैं। नंबर 1 पर ऋग्वेद, नंबर 2 पर यजुर्वेद, नंबर 3 पर सामवेद, और नंबर 4 पर अथर्ववेद। अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद विश्व का एकमात्र ऐसा वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और आधुनिक वेद की बात करें तो आधुनिक वेद हमें अर्थवेद है। अर्थवेद आधुनिक वेद, यह ब्रैकेट में न्याय वेद।
अगर इनके उपवेद देखें तो उपवेदों के बारे में, उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है। और अथर्ववेद का उपवेद देखें तो शिल्पवेद है। अथर्ववेद में शिल्पवेद के अंतर्गत भवनों, इमारतों के बारे में पढ़ते हैं, उल्लेख किया गया है। अब स्टार्टिंग करते हैं हम ऋग्वेद से। अब देखते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत क्या क्या है। ऋग्वेद ऋग्वेद के अंतर्गत हमें इंद्र के लिए 250 मंत्र या ऋचाएं या रचनाएं और अग्नि के लिए 200 मंत्र लिखे गए हैं। ऋग्वेद की अगर सूक्त देखें तो ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं और ऋचाएं 10,462 ऋचाएं लिखी गई हैं और इन्हीं ऋचाओं को होत्र कहते हैं। होत्र कहते हैं। इन ऋचाओं को होत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि होत्र ऋषियों द्वारा इन ऋचाओं का उच्चारण सबसे पहले किया गया था, इसलिए इन्हें होत्र भी कहते हैं। होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारण किया गया। इन ऋचाओं का उच्चारण सर्वप्रथम होत्र ऋषियों द्वारा किया गया। अब देखते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत हमें 10 मंडल मिलते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत हमें 10 मंडल मिलते हैं और वो कौन कौन से मंडल मिलते हैं देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मंडल के बारे में। 10वां मंडल की बात करें तो 10वां मंडल पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था से संबंधित मंडल है। संबंधित मंडल है। पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था क्या है? इसमें 10वें मंडल में हमारी जातियों का बंटवारा किया गया। जातियों का बंटवारा, और इन जातियों में कौन कौन सी जातियों में बंटवारा किया गया है हम देखते हैं। ब्राह्मण, नंबर 2 पर क्षत्रिय, नंबर 3 पर वैश्य और नंबर 4 पर शूद्र। 4 जातियों में बंटवारा किया गया है।
अगर अब ऋग्वेद की अगर शाखाएं देखें तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं भी मिलती हैं। वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 शाकल, नंबर 2 वास्कल, नंबर 3 आश्वलायन, नंबर 4 सांख्यायन, नंबर 5 पे बात करें तो 5वीं हमें मांडुकायन मिलती है शाखा। और इन्हीं 10 मंडल में हम देखते हैं ऋग्वेद के 9वां मंडल के बारे में। नहीं ऋग्वेद का 3रा मंडल। और 3रे मंडल के बारे में देखें तो 3रा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित मंडल। और इसी मंडल में हमारे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, या ये भी कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद से भी मिलता है। अब देखते हैं आगे। अब 8वें मंडल के बारे में देखते हैं। 8वां मंडल। 8वें मंडल में देखें तो हस्तलिखित रचनाएं मिलती हैं। आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं और इन्हीं हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहते हैं। आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं मिलती है और इन्हीं हस्तलिखित रचनाओं को हम खिल कहते हैं। अब 9वें मंडल में देखते हैं। 9वां मंडल नौवां मंडल में देखें तो 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। यह 9वें मंडल से सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, वो भी नोट कर लेते हैं। अगर हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको हिस्ट्री के लिए बुक्स खोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ने देंगे। जहाँ तक हो सकता है हम पूरे नोट्स साथ में लिखाते चलेंगे। तो देखते हैं इनके नोट्स के बारे में। ऋग्वेद अगर नोट्स के बारे में देखें तो सबसे पहला हमें पॉइंट मिलता है ऋग्वेद संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम रचना है। नंबर 1 तो ये मिलता है। नंबर 2 पर हम अगर इसकी हम तिथि के बारे में बात करें तो इसकी रचना काल की अवधि या तिथि, इसकी तिथि 1500 से 1000 BC मानी जाती है। अगला पॉइंट देगा तो
ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ ज़ेंदावेस्ता अवेस्ता में समानता भी पाई जाती है। ऋग्वेद से हमें 5 जनों का वर्णन भी मिलता है। वो कौन कौन से देखते हैं। ऋग्वेद से हमें यद, ध्रुव, तुवर्स, अन और पुरु पांच जनों का वर्णन मिलता है। ये हो गए हमारे ऋग्वेद के कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में। अब कल हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वेद के बाद अगला हम स्टार्ट करेंगे यजुर्वेद। और ये क्लास आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि आज हम लोगों ने देख लिया है कि प्राचीन भारत के जानने के स्रोत। नंबर 1 स्रोत के अंतर्गत हमने देखा हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम के बारे में। फिर इसके बाद देखा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। फिर हमने देखा इंडिया कैसे पड़ा। और इसके बाद हमारे प्राचीन भारत के स्रोत को जानने के अंतर्गत हमने वेद पढ़ा। वेद के अंतर्गत सबसे पहले स्टार्टिंग हमने ऋग्वेद तक की। अब इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे यजुर्वेद से। तो दोस्तों अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं।